आज आधिकारिक तौर पर राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व एयर मार्शल सुनील नांदोड़कर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। हाँ सर, सबसे पहला सवाल, आखिरकार जिस पल का एक इंतजार था, आधिकारिक तौर पर वायुसेना के बेड़े में आज राफेल शामिल हो गया, कितना जो वायुसेना है, कितनी ताकत और बढ़ेगी वायुसेना की इसके शामिल होने से? देखो तरुण, हम सबको पता है कि वायुसेना की जो क्षमता होनी चाहिए वो अगर लड़ाकू विमानों की हम बात करें तो 42 स्क्वाड्रन की होना जरूरी है। और 42 स्क्वाड्रन ये एक सिर्फ नंबर नहीं है, ये बहुत अच्छे तरह से अभ्यास किया हुआ ये आंकड़ा है। क्योंकि कई लोगों का मानना है ये 42 ही क्यों, 65 क्यों नहीं और 35 क्यों नहीं, तो इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है। और 42 का आंकड़ा जो बहुत कम से कम जो चीज हमें चाहिए हमारी देश की रक्षा करने के लिए लड़ाकू विमानों की, उसकी स्क्वाड्रन की क्षमता बताई गई है। और वो क्षमता कम होके हमारी 29-30 तक पहुंची थी। तो इसके साथ ये जो इंडक्शन अभी रफाल का हुआ है वो कितना मायना रखता है हमारे लिए, भारतीय वायुसेना के लिए और पूरी देश के लिए, जो हमारी डिफेंस की कैपेबिलिटी है उसको कहाँ तक ये इंडक्शन का जिक्र किया जाता है क्षमता के तौर पे, इसका अंदाजा हम वैसे ही लगा सकते हैं। और जो मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट एयरफोर्स ने दी थी वो 80 के दशक से शुरू है। और इसका सही मायने में इसका रिक्वायरमेंट जो भारतीय वायुसेना ने दिया था वो अर्ली 2000 में दिया था। तो वहां से लेके अब तक ये डिलेड इंडक्शन है। और जैसे कि आप ही के माध्यम से मैंने कहा था कि देर आए दुरुस्त आए की ये स्थिति है हमारी। और रफाल की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू विमान है। उसमें हर मॉडर्न चीज जो होनी चाहिए, बल्कि वो 4.5 जनरेशन कहा जाता है। ये जनरेशन में मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि ये हमारे बनाए हुए जनरेशन है और ये एक मार्केटिंग गिमिक है जनरेशन का। लेकिन क्योंकि आपके जो लिसनर्स है, आपके जो श्रोता हैं, वो सुनते हैं कई जगह, तो इसकी गणना 4.5 जनरेशन में की जाती है। यानी इससे आगे बढ़ चुके हैं, 5th जनरेशन ऑलरेडी आ गया है और 6th जनरेशन की बात होने लगी है। तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक सेकंड ग्रेड या थर्ड सेकंड ग्रेड की टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है। लेकिन हमारे पास जो है उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी क्षमता देगी भारतीय वायुसेना को। और इसके साथ साथ यही मैं कहना चाहूंगा कि ये 36 जहाज आने से हमारी क्षमता पूरी नहीं होती है। ये 126 के नंबर से हम चल चुके थे, तो और भी क्षमता इसमें हमें पानी जरूरी है। तो एक पहला कदम मैं कहूंगा जो हमें भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने में जो लेना है वो हमने लिया हुआ है। और इसके लिए मैं सभी भारतवासियों को और भारतीय वायुसेना को और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको बधाई देना चाहूंगा। हाँ सर, एक चीज जानना चाहूंगा, राफेल के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है, यानी दुश्मन को किसी भी मौसम में कुछ विस्तार से बताइए इसके बारे में। देखो, ये जहाज का जो ऑल वेदर कैपेबिलिटी के बारे में हम जो बात करते हैं, तो ये कैपेबिलिटी उसकी एवियोनिक्स, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स से आती है। क्या क्या सिस्टम है इस हवाई जहाज में लगे हुए हैं, उसकी क्षमता से आती है। और जो इसकी एवियोनिक्स है, जो इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो रडार है और बाकी और एवियोनिक सिस्टम जो लगे हुए हैं, और उसकी जो रिडंडेंसी है सिस्टम्स की, उसकी वजह से इसको ऑल वेदर केपेबल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। यानी कि और ये पहला जहाज नहीं है जो ऑल वेदर केपेबल है। हमारे यहाँ और भी लड़ाकू विमान हमारे पास है जो ऑल वेदर केपेबल है। तो ये किसी भी वेदर में ऑपरेट करता है। और उससे ज्यादा बेहतरीन चीज है कि इसको ऑप्टिमाइज किया है हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए। यानी हमारी जो जैसे लेह की
हम रनवे की एलिवेशन की बात करें तो ये 10,000 फीट के करीब एलिवेशन है। तो वहां से भी ऑपरेशन करने के लिए ये हवाई जहाज बिल्कुल ऑप्टिमाइज किया गया है। यानी भारतवर्ष में कहीं भी अगर इस जहाज को ऑपरेट करना है, नॉर्थ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, जहाँ पे हवाई पटरियों की ऊंचाई जहाँ जहाँ पर ज्यादा है, तो वहां से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ऑल वेदर एंड हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन, ये इसकी खूबी है। हाँ सर, एक चीज और कि जो एयरफोर्स के लिए ये विमान है राफेल, इसके लिए अंबाला को ही क्यों चुना गया, अंबाला स्टेशन को, एयरबेस को? देखो, तब के जो अधिकारी थे, जब प्लानिंग स्टेज में थे, उन्होंने ये सोचा था कि जब हमें टू फ्रंट वॉर की तैयारी करनी है, जो कि हमें डायरेक्टिव आया था 2009 में, तो उसके हिसाब से तो ये तय किया गया पहले कि एक स्क्वाड्रन, जो 2 स्क्वाड्रन आ रहे हैं उसमें से एक स्क्वाड्रन वेस्टर्न सेक्टर में होगा और एक एक स्क्वाड्रन ईस्टर्न सेक्टर में होगा, ताकि डिप्लॉयमेंट, हमें ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का समय जो है वो कम से कम रहेगा। तो ये एक चीज हो गई। उसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि अंबाला एक ऐसा बेस है कि जिसको न्यू इंडक्शन का तो कहा जाता है कि उसमें हमेशा न्यू इंडक्शन हुआ है। आप जैगवार की बात ले लो, आप बाइसन एयरक्राफ्ट की बात ले लो, या उससे पहले पुराने इंडक्शन जो तूफानी वगैरह के थे, तो अंबाला में इंडक्शन हुआ है। तो ये एक हिस्टोरिकल चीज हो गई। दूसरी चीज उसमें ये है कि एक अंबाला में अगर वेस्टर्न सेक्टर में देखा जाए तो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। यानी दुश्मन का जहाज अंबाला आने तक उसको और कहीं जो फॉरवर्ड बेसिस है उनसे मुकाबला करते हुए आना पड़ेगा। यानी कि एक सिक्योरिटी के हिसाब से एक अच्छा बेस है। और अगर वहां से अंबाला से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट देखें तो कहीं भी वेस्टर्न सेक्टर में, साउथ वेस्टर्न सेक्टर में उसको क्विकली अंबाला से डिप्लॉय किया जा सकता है, या अंबाला से टेक ऑफ करके वो जहाज मिड एयर रिफ्यूलिंग करके पूरा वेस्टर्न सेक्टर कवर कर सकता है। नॉर्थ से पीओ के इलाके से लेके लेह लद्दाख, लद्दाख से लेके राजस्थान की ओर तक पूरा इलाका वो कवर कर सकता है अंबाला में ऑपरेट करते हुए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि पीस टाइम में जो ट्रेनिंग एरिया की जरूरत होती है, पीस टाइम में जो ट्रेनिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, वो अंबाला एयरबेस में जो एस्टैब्लिश ट्रेनिंग एरियाज है वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किए गए हैं। और जो इंटर कमांड जो बाउंड्रीज है वहां भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सेंट्रल एयर कमांड में या साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के जो फोर्सेस है उनके साथ पीस टाइम में ट्रेनिंग के तौर पे इसको अच्छे से इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये कई सारे जो मैंने चीजें बताई उसको मध्य नजर रखते हुए अंबाला बेस का चुनाव किया गया था। अब सर अंबाला आगे बेस क्या, को चुनाया गया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी सर? अभी देखो, ये पहले 5 जहाज आए हैं और वक्त पर आए हैं। और फ्रांस ने वादा किया है कि कोविड नो कोविड वी विल गिव द डिलीवरी ऑन टाइम, यानी बिल्कुल समय के मुताबिक पूरी जहाजों की डिलीवरी हमें मिलेगी। तो पहला स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो जाएगा समय पर, और हमारे पायलट्स और टेक्नीशियंस जो है, ग्राउंड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स, सभी की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। और उस के वजह से जैसे ही हमारा स्क्वाड्रन ऑपरेशनल हो जाता है तो हम इसको कहीं भी जहां परिस्थिति के मुताबिक इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें उसमें बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो हथियार हमने खरीदे हैं उसका बहुत सही तरीके से असर हो सकता है कहीं भी अगर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो। क्योंकि इस जहाज के साथ हमें एक स्टैंड ऑफ प्रिसीजन अटैक की कैपेबिलिटी और लॉन्ग रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैपेबिलिटी साथ आई है इसके औजारों के साथ। और इसका जो रेडार सिस्टम है या इसके जो ऑनबोर्ड बाकी के एंटी मिसाइल वार्निंग सिस्टम, जो मिसाइल वार्निंग सिस्टम है, एंटी मिसाइल जो कैपेबिलिटी इसके साथ हमें मिली है, तो इन सब
चीजों को नजर रखते हुए और हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है, Su-30 है, मिराज 2000 है, जैगुआर है, MiG-29 है, तो इन जहाजों के साथ जो तालमेल करते हुए और जो एवैक्स वगैरह जो जहाज है, AEW जहाज है जो अपने इंडिजिनस, उनके साथ इंटीग्रेट करते हुए एक पूरा का पूरा एयर बैटल की तैयारी में हम बहुत गुना, कई गुना आगे चलेंगे इसके साथ। सर एक चीज और है, एक महत्वपूर्ण तस्वीर देखने को मिली जब भारत और चीन के बीच तनाव है, तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री भी साथ दिखे। वो तस्वीर किस ओर इशारा कर रही है सर? क्या अन्य देशों को संदेश है कोई? देखो ऐसा है कि चीन ने जो कदम उठाया है वो बहुत गलत है इसकी, और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी निंदा की गई है कि ये जो वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और भारत ने भी उसके मुकाबले में जो कदम उठाने थे वो उठाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्रेजेंट कंडीशंस है वो युद्ध में, क्योंकि युद्ध करना इस समय ना चीन के लिए ना भारत के लिए, दोनों देशों के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो ये बात समझ के जो भी सही कदम उठाने हैं दोनों देश उठाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, समझो चीन ने कुछ लड़ाई की स्थिति पैदा करी है, तो अभी हमारी तैयारियां पूरी है। जो परिस्थिति है उसका मुआयना रखते हुए हमने डिसीजन लिए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस हिसाब से डिप्लॉयमेंट करनी चाहिए, पूरी तरह से हम तैयार है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत स्थिति अच्छी तरह से समझता है और उसके हिसाब से उन्होंने बल्कि सेनाओं को, तीनों सेनाओं को, CDS को और खास तौर पे वायुसेना को बधाई दी कि जो रिक्वायरमेंट है आज की परिस्थिति अनुसार, उसके हिसाब से हम डिप्लॉयमेंट करके तैयार है कम से कम समय में। तो ये तैयारी तो है ही है, और इसमें एक छोटा सा फायदा होगा रफाल के आने का, क्योंकि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट चाइना क्लेम करती है कि हमारे पास है, तो अगर उसको डिप्लॉय करते हैं गोंगझो से वगैरह, तो वहां से हमारे 5 रफाल और उसके साथ 30 और MiG-29 मिराज 2000 मिलके डट के मुकाबला कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तस्वीर की सर मैं बात पूछ रहा था जो फ्रांस के तस्वीर ऐसे है कि तैयार बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई हरकत चाइना करेगी, क्योंकि बहुत नुकसानदायी होगा। तो एक तस्वीर ये उभर के आई है अभी कि दोनों देश तैयार खड़े हुए हैं, डट के बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल चाइना विल हैव अ गुड सेंस ऑफ पुलिंग देयर फोर्सेस बैक। एक आखिरी सवाल सर, आपने अपना कीमती समय निकाला कि अब चीन पर कोई दबाव पड़ेगा राफेल के आने से? देखो ये 5 जहाज के आने से कोई दबाव वगैरह नहीं होगा, पर एक है कि ये सारे के सारे जहाज जितने तैयार जहाज पड़े हुए हैं वो फ्रांस हमें देगा। और आपको पता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री रशिया भी गए थे, तो ये सब जो डिप्लोमेसी है और आर्म ट्विस्टिंग वगैरह जो भी टैक्टिक्स कहे जाते हैं डिप्लोमेसी में या मिलिट्री टर्म्स में, और ये दबाव तो चाइना के ऊपर पूरी ओर से आएगा ही आएगा। और खुद भी समझदार है वो, ऐसे नहीं है कि वो समझदार देश नहीं है, लेकिन हाँ उनको जो अपनी नीतियां हैं वो उसको आगे करना, बढ़ाना चाहते हैं वो। और हो सकता है कि उनको अभी रियलाइज हो गया हो कि ये गलत समय है, क्योंकि भारत अभी सक्षम बन रहा है, और उसी समय अगर ज्यादा सक्षम बनते हुए दौर पे अगर वो ऐसी उल्टी सीधी हरकत कर बैठेगा तो जरूर उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा उनको। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये स्थिति आगे और एक्सप्लोसिव स्टेज पे लेके जाना ठीक नहीं रहेगा, और वो मेरे ख्याल चीन अभी समझ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील नांदोलकर जी, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को, और खुलकर बताया दर्शकों की किस तरह से राफेल किस तरह से काम करेगा, आगे क्या रणनीति रहेगी और भारत की वायुसेना कितनी और मजबूत हुई है। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तरुण, बहुत शुक्रिया।